हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लिक्विडिटी रेशो खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने करंट रेशो और लिक्विड रेशो की बात की है। हो सकता है दो चार अभी आपकी प्रॉब्लम्स भी हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। फिलहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं। बेटा, 24 इलस्ट्रेशन तक शायद आप सब कुछ कर चुके हो। आज मैं आपको बता देता हूँ 51 तक मैं तो पढ़ा दूंगा, पर एक दिन में होमवर्क नहीं दूंगा इतना। 2 दिन लगाएंगे, 51 इलस्ट्रेशन तक पहुंच जाएंगे कल तक। ठीक है, दो पार्ट में करेंगे। 38 तक कर लेंगे, 13-14 इलस्ट्रेशन आज कर लेंगे, 13-14 कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक काम करो, पहले फटाफट से एक दो बात मैं लिखता हूँ वो लिख दो मेरे साथ, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ क्या है मुद्दा। कंसेप्ट नंबर 61 है या 62, बस ये बता दो। 62। अब बस इतना ही लिखना, फिर मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। पहले आप इतना ही लिख दो। अब सब सामने देखेंगे, आपको पता है एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने करंट रेशो का एग्जांपल लिया था, बाबू 10 से 15 मिनट लग गए थे समझाने में, तो बाबू अभी यहाँ 10 से 15 मिनट मेरे जाएंगे। ठीक है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कि आपको समझ में आ जाए। अब वो डेट इक्विटी रेशो मतलब डेट अपॉन इक्विटी बताता क्या है? सबसे पहली बात बेटा, हम वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ रहे थे। हमने 3 मेजर हेड पढ़े। शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमने दो बातें पढ़ी मेनली, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन बेटा हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज पढ़ी, और देन बेटा करंट लाइबिलिटीज पढ़ी। ये थे बेटा लाइबिलिटी साइड के हालात। लाइबिलिटी साइड में हमने ये तीन चीजें पढ़ी, 3 मेजर हेड पढ़े। एसेट्स में दो ही पढ़े हैं बेटा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ऐसा ही है बाबू। डेट इक्विटी रेशियो बताती क्या है बेटा? यहाँ डेट का मतलब ना, वैसे टोटल डेट का मतलब क्या होता है पढ़ा हमने? टोटल डेट किसके बराबर था? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लाइबिलिटीज। पढ़ा हमने ये बात बाबू। डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट से होता है, यानी कि बेटा डेट इक्विटी रेशियो में डेट का मतलब क्या है बेटा? डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने बुक शुरू करी और पहली आइटम लिखी ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो सबसे पहले बच्चों को ये बोला कि बेटा इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता। मैंने कहा मैं बताऊंगा जरूर कभी जाके कि इक्विटी क्या होता है, पर आज नहीं बता सकता। ठीक है ना? वही मेरी बात में 20-20 25-25 दिन हो जाते हैं, याद भी नहीं आती मैंने कब कहाँ क्या कहा था। ठीक है जी, तो आज पीक टाइम आ चुका है कि मैं आपको इक्विटी का मतलब बताऊं। बाबू, इक्विटी का मतलब कुछ और नहीं, चाहे तो कह दो इक्विटी और शेयर होल्डर फंड और ऑनर्स इक्विटी, तीनों में से कोई बात कह लो, तीनों का मतलब एक है। ऑनर्स फंड भी कह सकते हो, चार बातें कह सकते हो। इक्विटी कह लो, ऑनर्स इक्विटी कह लो, ऑनर्स फंड कह दो, या शेयर होल्डर फंड कह दो। बाबू, अगर मैं सीधी सीधी सी बात बोलूँ ना, इन दोनों को ना बोलते हैं बिजनेस में लगा हुआ पैसा। बिजनेस में लगा हुआ पैसा मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। बहुत सारे लोग इन दोनों को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितना पैसा मालिकों ने लगाया और कितना पैसा आपने कर्जे उठाकर लगाया। बाबू, इसका कुछ नहीं है, ये तो एक साल के अंदर अंदर पे हो जाएगा। बिजनेस में पड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, दोनों ही पैसा रहेगा, चाहे वो ओनर्स का पैसा है चाहे लोगों के कर्जे का पैसा है। इन दोनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि धंधे में कितना पैसा लगा। और समझाने के लिए एक बात बोलो बेटा, अगर मान लो ये रेशो ऐसे है, मान लो डेट आया 20 लैक्स,
मैंने टोटल करा जब टोटल डेट का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, बाकी दोनों तो कोर्स में ही नहीं है, वो आया मान लो 20 लाख रुपए, और इक्विटी का टोटल करा तो वो आ गया 12 लाख रुपए। ठीक है, अब पता है इससे क्या समझे, रट्टू तोते मत बनना, फिर एनालिसिस जिंदगी में ही सीख पाओ। ठीक है ना, अकाउंट्स तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसा है अंडरस्टैंडिंग का, और किस सब्जेक्ट में शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। बेटा इसका मतलब पता है क्या है, धंधे में ना टोटल 32 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसमें मालिकों ने 12 ही लाख लगाया, कर्जे का पैसा है 20 लाख। दिस इज द रीडिंग। यही तो पता लग रहा है इससे कि धंधे में टोटल 32 लाख रुपए लगा, जिसमें से 12 लाख मालिकों का लगा है, बाकी 20 लाख कर्जे का। इससे सिंपल तो एनालिसिस कोई है ही नहीं। क्लियर हुई बात आपको? अब बेटा कोई मुझसे पूछे कि इक्विटी में मतलब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आया, तो बाबू कुल मिला के मेनली बोलूँ तो 3 चीजें। क्या? देखो वर्ड यहाँ पर लिखा है शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी यहीं आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहीं आएगी, और बाबू रिजर्व्स एंड सरप्लस भी यहीं आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर बहुत इलेबोरेट करने का मूड हो चला है तो बाबू खाली रिजर्व्स एंड सरप्लस में नॉन रिजर्व है। बड़ी सीधी सी बात, ठीक है ना, जो आपने याद भी किया, मुझे सुनाए भी हैं, ऐसा उम्मीद करता हूँ 9 में से 5-6 तो भी बता दोगे बिना देखे बिना सोचे। क्लियर है बेटा बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा इसकी आइडियल रेशो क्या है? मुद्दा ये होता है कि आइडियल रेशो कितनी। देखो आइडियल रेशो की बात करूँ तो लोगों को ना लगता है कि इसकी आइडियल रेशो 1:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको भी यही फील हो रहा होगा, लेकिन बेटा मैं एक बात ना अभी बिजनेस स्टडीज़ में क्लियर करूंगा, एक हफ्ते के बाद सबको बुलाऊंगा, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ते हो मुझसे, चाहे इनको पढ़ते हो, अगर ये वाली बात क्लियर करनी है तो सबको बुलाऊंगा मैं एक बार बिजनेस स्टडीज़ में 3 दिन के लिए। कुछ मुद्दा एक आध रेशो वहाँ पर डिस्कस करनी है, बीएसटी में भी आती है एक आध रेशो। बाबू आप एक बात बताओ, मैंने ये बात कैसे 11th क्लास में बताई थी आपको बीएसटी में, पर मुझसे सारे नहीं पढ़े हुए आप। मैंने एक बात पूछी थी आपसे 11th क्लास में कि ऑनर्स का पैसा अच्छा होता है या बोरोड कैपिटल, मतलब कर्जे का पैसा अच्छा होता है, मालिकों का पैसा ज़्यादा अच्छा होता है या कर्जे का? और 11th क्लास के बच्चों को लिटिल नॉलेज होती है तो हमेशा आंसर करते हैं एक ही सुर में कि मालिकों का पैसा अच्छा होता है। बेटा आपका बहुत बड़ा मुँह कालता है। कंपनी लेवल पर जाओ, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप लेवल पे आपका ही पैसा अच्छा होता है, कर्जे का पैसा खराब होता है। पर अगर आप कंपनी लेवल पे ले आओ तो हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, हमेशा कर्जे का पैसा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मालिकों का पैसा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें इतने गुण नहीं है। ठीक है, ये क्या गुण है बेटा मैं बता दूंगा, बिजनेस स्टडीज़ का मेरा सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है ना, 11th पढ़े हो तो 3 गुण तो मैंने वहाँ पर भी बताए थे। ठीक है ना, कि डेट टैक्स सेव करा कर देता है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, और इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। अगर पता है तो पता है, क्योंकि मैंने तो बता रखे हैं बेटा 3 गुण। ठीक है ना, आ जाओ 12th में कोई 4 गुण बताऊंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है बाबू, नहीं पता ये वही 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज है जिसको आप बोलते थे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट। जब 12th क्लास में आते तो पता कुछ नहीं होता, बस 11वीं के बारे में सेल्फ एक्सप्लेन किया हुआ होता है ना अपने आप को। बाबू अब खैर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, कर्जे का पैसा ज़्यादा अच्छा माना जाता है बेटा एज कंपेयर टू द इक्विटी। और आपको बता देता हूँ बेटा, अगर ये रेशो 2:1 तक भी चली जाए, 2:1 तक भी चली जाए, यानी कि आपका पैसा लगा है 12 लाख और कर्जा 24 लाख भी हो जाए, तब भी हम मानते हैं कि आइडियल सिचुएशन है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी आप लॉन्ग टर्म में ये पैसे आराम से उतार दोगे, कोई टेंशन नहीं है। बट बेटा अगर ये रेशो बियॉन्ड 2:1 जानी शुरू कर दे तो बाबू समझ लेना इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी पोजीशन फॉर द कंपनी। कि लॉन्ग टर्म में आप सॉल्वेंट भी रह सकते हो, इनसॉल्वेंट भी हो सकते हो, लॉन्ग टर्म रिस्की पोजीशन फॉर द कंपनी, कि लॉन्ग टर्म में ना रिस्की पोजीशन हो जाएगी आपके अगर ये 2:1 के बियॉन्ड चली गई तो। ठीक है ना, 2:1 तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैंने सोल्वेंसी रेशो में वहाँ क्या लिखवाया था कंसेप्ट। मैंने कहा था मैं एक एक करके ही पढ़ाऊंगा। लिक्विडिटी रेशो में हमने क्या लिखा था, whether the firm is able to meet its short term liability or current liability or not,
सॉल्वेंसी में लिखा था वेदर द फर्म इज एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉट, यही लिखा था हमने। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा सॉल्वेंसी रेशियो यही बताती है कि लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटी उतार भी पाओगे कि नहीं, ठीक है ना। 2:1 तक तो लगता उतार देंगे, लेकिन उसके बाद बियॉन्ड गया तो लॉन्ग टर्म रिस्की पोजीशन है, शायद सॉल्वेंसी नहीं रहे, शायद दिवालिया ही ना हो जाए कंपनी, क्योंकि 12 लाख अपने 24 लाख लोगों के हैं भाई, जिसने पैसा दे रखा वो डरेगा ही डरेगा कि अपना कुछ नहीं लगा हुआ, हमारा इतना पैसा लगा दिया, बाहर की कंपनी तो ना दे पाई तो उसको डर लगेगा, उसका डरना लाजमी है। अभी तक मैंने जितनी बात बोली बिल्कुल क्लियर, पक्का से। अब आओ थोड़ी सी ना मैथमेटिकल इक्वेशन भी समझो। कोई पेपर क्या करता है, कई बार ना शेयर होल्डर फंड नहीं देता, लेकिन आपको 4 चीज़ें दे देता है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और आपको कहता है यू हैव टू कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। बाबू इक्विटी निकल जाएगा, दिक्कत क्या है, जो एसेट साइड का टोटल है वही तो लायबिलिटी का टोटल है। आपने क्या किया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। ये तो पहले से क्वेश्चन में, तो डेट तो है ही, इक्विटी निकाल दिया, आंसर आ गया। या कई बार बेटा पेपर आपको क्या देता है, वर्ड देता है वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी, और आपको कहता है डेट इक्विटी रेशियो निकालो, फर्क नहीं कुछ पड़ा। मैंने भी फॉर्मूला बोला था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, क्या है ना, शेयर होल्डर फंड। तो बाबू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कैसे आया, प्लस सी ए माइनस सी एल, ये तो कर रहा था, सी ए माइनस सी एल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड। थोड़ा सा मैथ्स भी समझो, ठीक है ना, इतनी छोटी इक्वेशन बोल रहा हूँ यार, ये तो समझ गए होंगे मेरा ख्याल, मैं हर बात तो लिख भी नहीं सकता ना। समझ में आया बेटा कैसे ज़्यादातर केसेस में सॉल्व हो जाएगा, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का से एनालिसिस क्लियर है सारा, बहुत बढ़िया। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के लिए तो बहुत कम ही चीज़ें हैं, एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, फटाफट से नोट डाउन करो। बाबू इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेटा इसी का पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशो का ही पार्ट है, अभी मैं जितनी बात लिखने जा रहा हूँ। बेटा सेकंड रेशो इसमें आती है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, लिखना मेरे साथ साथ। लो फटाफट से बेटा, सामने देखना एनालिसिस शुरू होता है, अब तीनों पे एनालिसिस 3 ही मिनट का है। डेट इक्विटी रेशियो का अगर एनालिसिस समझ में आ जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। बेटा मैंने ना 3 और रेशियो लिख दी, यानी कि टोटल 4 हो गई। सॉल्वेंसी में एक और भी है ICR, उसकी जगह छोड़ देना, ठीक है ना, वो बेटा हो पाएगी 1 हफ्ते के बाद, जब मैं पहले बिजनेस स्टडीज में उसको करा दूंगा तो यहाँ पर कराऊंगा। उस पर बेस बुक में एक ही क्वेश्चन है बेटा, वो एक क्वेश्चन छोड़ेंगे हम अभी, 1 हफ्ते के बाद करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन छूटेगा भी आपका। आप सामने देखो, मैं एनालिसिस करता हूँ। बेटा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या बताती है। अगेन बेटा रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया बेटा लाइबिलिटी साइड 3 ही मेजर हेड हमने पढ़े हुए हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड 2 ही पढ़े हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेटा टोटल एसेट्स का क्या मतलब है, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स।
और बेटा डेट का क्या मतलब है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट से ही होता है बेटा, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। अगर बेटा एनालिसिस करो और मान लो एसेट्स बैलेंस शीट का टोटल है 30 लाख और बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख, तो वह वो रीडिंग ये कहती है कि धंधे में पूरा पैसा लगाया हुआ है 30 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख रुपए का कर्जा है। यानी कि मोटी मोटी बात समझो तो 20 लाख रुपए या तो अपने या शॉर्ट टर्म में ही निट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छी लग रही है कि पोजीशन नहीं, देखने में ठीक लग रही है कि 30 लाख रुपए तो लगे हुए हैं धंधे में, 10 लाख का ही तो मेनली कर्जा है, बाकी तो लगभग लगभग अपना ही है, तो ठीक लग रही है सिचुएशन। ऐसे रीड करते हैं, इसकी कोई आइडियल रेशो नहीं है और आगे आने वाली किसी भी रेशो की आइडियल रेशो नहीं है। एक आईसीआर की है जो मैं भी छोड़ूंगा, बस अब आइडियल रेशो बताऊँ, 3 ही जगह पे आइडियल रेशो है आपके पास, एक आईसीआर में, चौथी जगह वो भी मैंने छोड़ा हुआ है, लिक्विडिटी रेशो में दोनों में है और डेट इक्विटी रेशो में, बस दैट्स इट। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। बाबू कई बार आपको ना टोटल एसेट्स गिवन नहीं होती, ठीक है ना, आपको 1, 2 और 3 चीजें दी होती हैं, क्या फर्क पड़ता है? द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड इज द टोटल ऑफ एसेट साइड, जितनी टोटल लायबिलिटीज हैं उतनी तो टोटल एसेट्स हैं। तो बाबू अगर टोटल ऑफ लायबिलिटी गिवन है तो यही टोटल एसेट्स है, उसमें क्या परेशानी है? इतना तो मैथ समझो, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का से बढ़े आगे। ठीक है जी, बाबू प्रोपराइटरी रेशो, प्रोपराइटरी रेशो क्या बताती है? लगभग लगभग जो बात डेट इक्विटी रेशो बताती है, लगभग बात ये बताती है, लगभग बात ये बताती है। प्रोपराइटरी रेशो क्या है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अगेन मान लो मैं बोलूँ इक्विटी 15 लाख है और टोटल एसेट्स 30 लाख है, बहुत कुछ आइडिया लग गया कि धंधे में टोटल 30 लाख लगे, मालिकों ने अपना 15 लाख लगा हुआ है, 50% तो मालिकों का ही लगा हुआ है, तो क्या परेशानी है? तो दिक्कत आ रही है? कितना सिंपल एनालिसिस है ये तो देखो आप। ठीक है ना जी, इक्विटी का मतलब पता ही है सबको, शेयर होल्डर फंड्स, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बाबू, उसके बाद रेशो आती है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम से तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने भी कैपिटल एम्प्लॉयड का भी मतलब बताया और डेट का भी मतलब बताया। मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? डेट प्लस इक्विटी की तो बराबर होता है। बाबू दो तरीके से हम बात करते हैं और दोनों तरीके लगभग सिमिलर है। कुछ लोग डेट इक्विटी रेशो निकालते हैं ये जानने के लिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, किसके कितने पैसे लगे। देखो इसने भी अच्छे से क्लियर करा कि किसके कितने पैसे लगे, तो आपको क्या लगता है ये अच्छे से नहीं क्लियर करता? सेम एग्जांपल ले लो, धंधे में डेट लगा है 20 लाख और इक्विटी लगा है 12 लाख। अगेन बिल्कुल क्लियरली तो पता लग रहा है कि टोटल धंधे में 32 लाख रुपए लगा है, जिसमें से कर्जे का ही 20 लाख है। वो भी रेशो वही बताती है, ये भी रेशो यही बताती है, कुछ अनोखी बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? बाबू कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कैलकुलेट करना हो तो दो रास्ते हैं। वन इज लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या चीज है? बाबू लायबिलिटी साइड अप्रोच तो यही चीज है, डेट प्लस इक्विटी कर तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कि धंधे में कितना पैसा लगा। बाबू अगर ये दोनों मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड हैं तो एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। पेपर में देखो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं हमेशा यही फॉर्मूला यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा। आधे अधूरे डेटा गिवन होते हैं बेटा, कैसे मैं आपको कह दूं कि सिर्फ एक लायबिलिटी साइड अप्रोच कर लो तो आपके लिए अच्छा। बेटा जरूरत पड़ सकती है एसेट साइड अप्रोच की, हो सकता है पेपर में डेटा ही ना हो लायबिलिटी साइड का, ठीक है ना, सिर्फ एक डेट बता दे और इक्विटी का भी बताए ना आपको, कैसे निकाल लोगे कैपिटल एम्प्लॉयड? तो बाबू एक तो रास्ता ये है कि इन दोनों को जोड़ो तो आती है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा रास्ता क्या है, इन दोनों को जोड़ो और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। यानी कि मैं बोलने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल क्यों बोला मैंने? आप क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल ही तो होता है। ठीक है, बस एक बात मेरे को आखिरी बोलनी है कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड ताकि मैं पैक कर पाऊँ। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहा हूँ एसेट साइड से, एसेट साइड अप्रोच यूज कर रहा हूँ, तो एक चीज का ना स्पेशली ध्यान देना है आपको,
वो क्या है बेटा, मैंने नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है। यानी कि बेटा नॉन करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो आप। पर बाबू नॉन करंट एसेट्स में ना एक बात आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है जो मैंने नहीं इंक्लूड करना। वो क्या? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी मैंने थोड़ी देर पहले हिंदी में मतलब बोला था। पता क्या बोला था? धंधे में लगाओ पैसा, है ना? कितना मालिकों का लगा और कितना लोगों का लगा, बात ये है ना बाबू। नॉन करंट एसेट्स सारी ले लेना, लेकिन एक बात स्पेसिफिकली ध्यान रखना, इसमें एक चीज छोड़नी है। क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट जो व्यापार में नहीं लगी आपकी, ठीक है? क्या होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? 5 स्टार जनता अपनी सारी नॉन करंट एसेट्स लिख रहा है, मतलब फिक्स एसेट्स, एक तरीके से बोल लो तो सारी फिक्स एसेट्स, ठीक है जी। उसने अपनी दुकान लिख ली, बहुत अच्छी बात। उसने बेटा अपना गोडाउन लिख दिया, बहुत अच्छी बात बाबू। लेकिन उसने लिख दिया अपना फ्लैट जो किराए पे चढ़ा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं हुई। ये व्यापार में पैसा नहीं लगा, बाहर निकाल दो इसको। ये कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस नहीं है, और मैं कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस निकाल रहा हूँ। पक्का से बात समझ में आती है? ठीक है, लॉजिक क्लियर है बाबू। एक बात मैं करंट एसेट्स के लिए बोल दूँ स्पेसिफिकली, ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लेना। करंट रेशो के लिए हम लूज टूल्स को नहीं लेते, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को नहीं लेते। पर ध्यान रख लेना बेटा, यहाँ दोनों इंक्लूड करना है, बिल्कुल दोनों। अब बाबू कोई मुझसे लॉजिक पूछे तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है मेरे बेटा, आप अपने देख लो। भैया व्यापार में लगा हुआ पैसा देखना है यहाँ मुझे, चाहे मैंने टोल किट में लगा रखा है, चाहे मैंने ग्रीसिंग ऑयलिंग में लगा रखा है, मेरा तो धंधे में ही लगा हुआ है पैसा, मैं तो लूंगा। ठीक है ना? कुछ चीजें ना हमेशा हिंदी से क्लियर होती हैं, इंग्लिश फेल हो जाती है जहाँ पर। उसमें से एक बात है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर हो गया? अब मैंने एक रेशियो छोड़ दी ICR, 51 इलस्ट्रेशन तक का बेस बिल्कुल रेडी है। मैं चाहूँ तो बिल्कुल अभी खत्म करा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, ठीक है जी। फिर भी मैं आपकी जान नहीं निकालना चाहता, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 38 तक आज ही करेंगे, अभी करेंगे, जो रह जाएगा वो होमवर्क होगा, ठीक है जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पहले एक काम करो, नोट डाउन करने वाला काम निपटा लो। ये तो नोट डाउन आपने सारा कर लिया, इसमें कुछ और लिखना है आपने तो बताओ, नहीं लिखना ये लिख लो बेटा, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखते हैं बेटा सॉल्वेंसी रेशियो पर बेस्ड। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वो पढ़ते हैं, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बाबू आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है बेटा। अगर चाहें, अगर आप चाहो तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखता, ऐसे ही मुंह जवानी भी निकाल सकते हैं। शुरू के इलस्ट्रेशन तो इतने आसान है बेटा। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब एल डोल, जिसमें से डी और ओ तो मेरे कोर्स में ही नहीं है। ये लिखा हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 1,70,000 का। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल आती है। शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। 3,60,000, 170/360, पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़ जाए आगे, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, मुझे बताएगा पार्थ। इक्विटी क्या है इसमें? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। बोल बोल, सही बोल रहा है। रिजर्व्स आएंगे ना, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा ना। एक टर्म लिखी थी मैंने, अदर रिजर्व। अदर रिजर्व में जनरल रिजर्व आ जाएगा, अदर रिजर्व अदर फंड लिखी थी ना। हाँ बता क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। क्यों भाई? ये दोनों भी तो, ये दोनों P&L का क्रेडिट बैलेंस भी तो लिखा हुआ है वहाँ, सरप्लस का नाम नहीं लिखा हुआ वहाँ।
जब सरप्लस लिखा था तो क्या बताया था, सरप्लस क्या होता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस। और इवन ये भी लिखा हुआ है अगर P&L का डेबिट बैलेंस आया तो पार्टनरशिप में तो मैं एसेट साइड लिखता था, यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही शो करूंगा एज अ नेगेटिव आइटम। ठीक है ना, चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस भी जानना हो। ठीक है जी। बाबू शुरू की 5 चीजें इक्विटी हैं और ये 2 चीजें डेट, 10% डिवेंचर और लोन फ्रॉम बैंक, बाकी तो करंट लायबिलिटी है। आंसर आपके सामने होगा जो भी होगा। अब डन, बढ़े आगे, करना अब नहीं है, बस हाथ पकड़ सकते हैं सर, गला पकड़ने की कोई प्रयास ना हो। अभी डेट क्या है, इसमें डेट इक्विटी रेशियो निकाल रहे हैं, डेट बताओ क्या क्या है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट का पार्ट है, वेरी गुड। रट्टू तोतों की जान निकल जाती है चैप्टर। क्या हो गया बहन, याद नहीं करा क्या वहां पर? आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये दोनों बातें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखी हुई हैं आपने, घर जाके पढ़ो भी कभी। चैप्टर 1 मैंने करा दिया 10 लेक्चर लगाकर, ठीक है ना। अब वो सोच कर देखो, मैं तो भी इतनी मेहनत करता हूँ, वो ठीक से तो एक दिन में खत्म कर देते हैं चैप्टर 1। वहाँ बच्चों के हालात क्या क्या होते होंगे रेशो में और कैश फ्लो में, रटते ही रहते हैं वो, यहाँ आके परेशान होते हैं। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये होता है, हमें तो पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। भाई आप अपनी नोट्स उठाकर देख लो, लोन फ्रॉम बैंक लिखा है कि नहीं लिखा, -% बॉन्ड्स लिखे हैं कि नहीं लिखे। तो बाबू ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यानी कि तीनों चीजें मिलाकर डेट है। और अधिकतर इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या है, शेयर कैपिटल, बस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये परेशान करने के लिए दिया उसने। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो सिक्योरिटी प्रीमियम खुद ही आता है। अगर आपने शुरू की 3 चीजें जोड़ दी तो बाबू पानी भर लो आज हाथ में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो 9 रिजर्व्स आ ही गए, सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आ गया, अलग से क्यों जोड़ूंगा। क्लियर, पढ़े आगे, चलो चलो बढ़िया। डेट इक्विटी रेशो और दर्शन नहीं हो रहे हैं इक्विटी के, और मैंने बताया भी था कि कैसे निकालूंगा। वो बात अलग है कि कुछ चीजें मैं लिख नहीं सकता, बता मैं चुका हूँ इस चीज को। अंशी जी क्या कहते हो, कैसे निकालूं इक्विटी? वेरी गुड बाबू, कैसे निकालूं? एसेट साइड का टोटल निकालो, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी, आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। भैया एसेट साइड में क्या आया, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, माइनस करो करंट लायबिलिटी और माइनस करो नॉन करंट लायबिलिटी, जो बचेगा वो इक्विटी तो है। अब आपको 5 एसेट्स दिखाई दे रही हैं, कर दो टोटल, ये रही करंट लायबिलिटी, ये रही नॉन करंट लायबिलिटी। आंसर आपके सामने होगा शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी पहले से ही है, मतलब डेट अपॉन इक्विटी हो गया। मुश्किल है क्या, कुछ है थोड़ी, ये तो बस वहम है दिमाग का। चैप्टर 1 आता है, मास्टर हो इस चैप्टर के, मास्टर इस पूरी किताब के मास्टर हो। चलो जी, रचित क्या कहते हो, डेट कितना है? 220, वेरी गुड यार। टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट मतलब टोटल डेट, डेट नहीं, टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। अगर इसमें मैं शॉर्ट टर्म माइनस कर दूं, करंट लायबिलिटी तो शॉर्ट टर्म है, तो जो कैलकुलेट होगा वो लॉन्ग टर्म डेट ही तो होगा, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, वही तो चाहिए मुझे। तो बाबू डेट मेरे पास है 2,20,000, बहुत ही बढ़िया। कुछ इक्विटी क्या है, कितना अमाउंट? बाबू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर इसमें से माइनस कर दो जो बचेगा वो शेयर होल्डर फंड ही तो है।
5,50,000 रेशो आएगी 0.4:1। ठीक है ना, इतनी बार तो करा ही हुआ है मैंने क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्या बात है, मन करता सारे होमवर्क दे दो एक ही दिन में, स्टेटमेंट वाले 25-30 तो दे ही दो। इसमें मैं ना अभी, चलो मैं खुद नहीं करता डिस्कशन, आप सॉल्व करना शुरू करो, जो नहीं होगा वो देख लीजिए। बस मैं एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को। बाबू डेट इक्विटी रेशो दी हुई है 1:2, है ना। अगर 1:2 की बात है तो डेट को माना होगा 1 लाख, इक्विटी को माना होगा 2 लाख, माना तो ऐसे ही होगा ना। पर बाबू आप पता है क्या करो, इसको ना 1:2 ना समझो, पता क्यों, कंपैरिजन मुश्किल होगा। हमारा ना जिंदगी में ना एक फंडा रहा है बिल्कुल, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में ना हमेशा मन ले आते हैं, है ना। अगर मान लो थोड़ी देर के बाद ऐसे रेशो आ गई ना तो आपको समझ नहीं आएगा क्या कंपेयर करूं। मान लो इनमें से किसी का भी आंसर ये आ गया तो आप क्या करोगे, बेस ही बराबर नहीं है, कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको समझो, क्या इसको समझो, ये है 0.5:1। हम कंपैरिजन बहुत आसान है भाई, 1:2 इसका मतलब 0.5:1 ही तो है। अब तो कंपैरिजन आसान है। अब मुझे पक्का पता है डिनोमिनेटर में आप लाओगे 1 ही, चाहे कुछ ही करके देख लो आप, ठीक है ना जी। बस मैं जो हिंट दे सकता था वो मैंने दे दिया, हाथ पकड़ सकता था, गला पकड़ने का कोई प्रयास ना हो, ठीक है ना। एक बार साथ तो खुद कर दो, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है, कर रहा हूं बाबू। मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें। 5th, 6th और 7th एनालिसिस रिमेन्स द सेम। ये सिर्फ करंट रेशो पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं तीनों चीज़ें, कहीं पर भी डेट इक्विटी रेशो पर नहीं। करता हूँ बात क्यों। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल, पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, अगर इसको पे कर दूंगा करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, पेमेंट करिए तो कैश आएगा, करंट एसेट्स भी कम हो जाएगी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डेट इक्विटी रेशो से कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ो। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ जाएगा, मतलब करंट एसेट्स बढ़ जाएगी, उधार पर खरीदा है क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, अगेन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पर इम्पैक्ट आएगा, कुछ नहीं यहाँ पर। पेमेंट टू ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर समझ लो चाहे बिल्स पेएबल, क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और कैश कम हो जाएगा, अगेन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तीनों का एनालिसिस सेम है, तीनों का कुछ नहीं होना डेट इक्विटी रेशो, समझ आ जाएगा। पहली बात, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बाबू मैंने 1 लाख अपॉन 2 लाख ही मानना हुआ है, क्योंकि ये 0.5:1 ही आएगा। अगर मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे कर दिए हैं, एक तो कैश चला जाएगा, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो जाएगी। रेशो क्या आएगी बेटा, 0.3:1, सॉरी यहाँ पे ये 0.5:1 है, ये क्या आएगी 0.3:1, रेशो विल डिक्रीज, ठीक है। आगे बढ़ाओ। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, एक नॉन करंट एसेट्स खरीदी है लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस समझते हो कि लॉन्ग रन में वैसा उतारना उसका, मतलब करंट लायबिलिटी नहीं है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है। अब वो नॉन करंट एसेट्स खरीदने से नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई, यहाँ पर कुछ नहीं करना इसका, पर बेटा नॉन करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, अब यहाँ इसका कुछ करना है। बेटा मैंने मान रखा है 1 लाख अपॉन 2 लाख, 50,000 रुपये इसमें जोड़ दो, रेशो आएगी 0.75:1, रेशो विल इंक्रीज, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू कहता है इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करें। अगेन बाबू अगर आप थोड़ा सा जर्नल एंट्री समझते हो तो मुझे लगता है वैसे भी नहीं फंसोगे। अच्छा मार्केट में अगर मैं शेयर इशू करता हूँ क्या होता है, शेयर इशू करता हूँ पैसा आता है, पैसा जब भी आता है कैश डेबिट या बैंक डेबिट, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट ये तो जाकर छोड़ गया करंट एसेट्स में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा है, लायबिलिटी साइड में चली जाता है शेयर कैपिटल में, पहले ही ऐड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, ऐसी होती है एंटर। अब वो मैंने नया शेयर इशू करा, तो कैश आया मेरे बिजनेस में, दूसरी बात इक्विटी शेयर बढ़ गए बिजनेस में, अब समझदार हो तो ठीक है। अब वो 1 लाख अपॉन 2 लाख था, इक्विटी शेयर आ गए 75,000 रुपये, कैश आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो करंट एसेट्स पर फर्क पड़ता, खत्म, रेशो रिड्यूस हो रही होगी, डिक्रीज मतलब।
ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, ये शायद आएगा 0.36:1, 0.5 के कंपैरिजन में डिक्रीज ही तो हो रही है। ठीक है, लास्ट वन, डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बेटा दो वर्ड है, दोनों में अंतर समझो। वैसे मैंने वहां पर समझाया था, डिविडेंड प्रपोज्ड, प्रपोज कौन करता है डिविडेंड? हालात तो फिर कसम से इतने खराब चल रहे हैं कि मन करता है बजा दो रोज, रोज मन यही करता है कि 2-4 लगाऊं तो ही चैन आएगा तुम्हें, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो यार तुम घर जाकर, तुमने अपना लेवल नहीं देख रहे हो, तुम बिल्कुल जनरेशन निकम्मी हो चुकी है ये। भाई मेरे पास तो ऐसे ऐसे पढ़ने वाले रहे हैं ना बच्चे, तो मुझे देख के लगता है तुम्हारे बैच को कि हो क्या क्या है, कुछ पता ही नहीं होता तुम्हें, कभी बताया हो कभी बताओ। कंटिंजेंट लायबिलिटी शुरू करी थी, प्रपोज डिविडेंड का मतलब समझाया था बहुत तरीके से, आपने देख रही है वीडियो, आज देख लो, मेरे पे तो सारे प्रूफ हैं कि मैंने समझाया हुआ। बाबू वो एक करंट फाइनेंशियल ईयर है, मान लो आपका 23-24 ये चल रहा है, 1 फरवरी 2024 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते हैं, इनको अंदाजा है कि 10 महीने में उन्हें ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया। इन्होंने क्या करा, अपनी बोर्ड मीटिंग में ना डिविडेंड प्रपोज कर दिया। हमेशा डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, वहां पर भी बताया था मैंने, ठीक है। बट इट इज फाइनलाइज इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। डिविडेंड हमेशा फाइनल कहाँ होता है, शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है, और शेयर होल्डर फाइनेंशियल ईयर में एक बार मिलता है। इस फाइनेंशियल ईयर में वो मिल चुके थे, तो बेटा अब वो अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेंगे। 31 मार्च को उसको शो क्या करोगे, एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा, जिसका होना ना होना श्योर नहीं है, अमाउंट का भी नहीं पता। क्यों होना ना होना श्योर नहीं है बेटा, शेयर होल्डर चाहे तो अपनी मीटिंग में कह सकते हैं डिविडेंड 0 देना है, हम नहीं देते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने से कुछ नहीं होता। वो चाहे तो बेटा डिविडेंड बढ़ा सकते हैं, वो चाहे तो कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा हम कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं। ये बात मैंने वहां पे भी समझाई थी, हालात देख लो तुम अपने। खैर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो वो ना तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट, ना शेयर होल्डर फंड का पार्ट, कोई चेंज ही नहीं होगा। पर एक बार वर्ड हमेशा क्लियर रखना, डिविडेंड प्रपोज्ड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड में अंतर है। डिविडेंड प्रपोज क्या है, जो मतलब डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में प्रपोज करा वो प्रपोज डिविडेंड है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्या है, अगर बेटा शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में इसको फाइनलाइज कर दे कि जो डायरेक्टर कह रहे ठीक कह रहे हैं, इतना ही डिविडेंड बांटना है, जैसे ही ये कर दिया शेयर होल्डर, इसे बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड। और अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर देना ही पड़ता है, कोई नहीं रोक सकती दुनिया की ताकत, ठीक है ना। अगर शेयर होल्डर ने डिक्लेयर कर दिया ना तो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगी होगी, ठीक है ना। डिविडेंड प्रपोज्ड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अंतर समझ में आया। फिलहाल डिविडेंड प्रपोज का ही क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया उसका भी क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, सारी बात क्लियर कर। और वो 38 तक इलिस्ट्रेशन करने खुद अपने हाथ से, 25 से शुरू करना, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है सारे बच्चों, बाय बाय।